हेलो एवरीवन, सिंपल मैथमेटिक्स से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सी टेट और एमपी टेट के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे। इसमें हमने अभी तक 180 तक के सवाल सोल्व कर लिए थे। आज के वीडियो में हम आगे के सवाल सोल्व करेंगे। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप जरूर देखिए, उनसे आपको मदद मिलेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे हमें सवाल दे रखा है, त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या निर्धारित करता है। जो अंतः केंद्र बनता है वो किससे बनता है, कुल मिलाकर ये बात है। तो अंतः केंद्र बनता है हमारा कोणों के अर्धक बिंदु से। कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, जैसे ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, कोण ए का अर्धक खींचेंगे हम, इसी तरह कोण बी का अर्धक खींचेंगे, और इसी तरह से हम कोण सी का अर्धक खींचेंगे। इन तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है ना। आपको ध्यान रखना है, तीनों कोणों के अर्धक बिंदु, अर्धक, तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो हमारा अंतः केंद्र कहलाता है, मतलब कोणों का द्विभाजक या कोण अर्धक। तो ऑप्शन हमारा एंगल बाइसेक्टर, ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। इसी तरह से हम आगे के जितने भी केंद्र हैं ये त्रिभुज के, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अगले स्लाइड में हमने लगा रखा है माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है ना। जैसे जैसे ये शीर्ष हो गया ए, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा बीसी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। फिर ये शीर्ष हो गया बी, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा AC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, है ना। और ये शीर्ष सी से सामने वाली भुजा AB के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मतलब तीनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। मतलब जो माध्यिकाएं बनाते हैं हम, त्रिभुज की जो माध्यिकाएं बनाते हैं, वो माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम केंद्रक कहते हैं। मतलब माध्यिकाएं केंद्रक का निर्माण करती है। तो इस तरह से ये हमारा केंद्र हो गया। अगला, है ना, आगे का केंद्र देखेंगे हम। जैसे अंतः केंद्र, अंतः केंद्र के बारे में मैंने आपको प्रश्न में ही बता दिया था क्या होता है अंतः केंद्र। जैसे एक त्रिभुज हो गया हमारा ABC, त्रिभुज ए का अर्धक, कोणार्धक, जो कोण ए का अर्धक जो है, और कोण बी का अर्धक, कोण सी का अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो हमारा अंतः केंद्र कहलाता है ना। वो काई से मिलकर बनता है, ये कोणार्धक से मिलकर बनता है। अगला हम देखेंगे परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है? त्रिभुज के तीनों भुजा लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, जैसे ये त्रिभुज है ABC, है ना। AB भुजा का लंब समद्विभाजक खींचा हमने, है ना, इस पर ये लंब डाल दिया। इसी तरह से AC भुजा पर लंब समद्विभाजक खींच दिया, इसी तरह से BC भुजा पर लंब समद्विभाजक खींच दिया। जिस भी बिंदु पर ये तीनों प्रतिच्छेद करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं परिकेंद्र। इस तरह से हमारा परिकेंद्र का निर्माण होता है। अगला केंद्र देखेंगे हम। जैसे शीर्ष लंब, किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, है ना। जैसे शीर्ष ए हो गया, सम्मुख भुजा कौन सी हो गई? BC, BC पर लंब डाला। इसी तरह शीर्ष B हो गया, B से सम्मुख भुजा AC पर डाला गया लंब। इसी तरह शीर्ष C हो गया, C से भुजा AB पर डाला गया लंब हमारा क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब कहलाएगा। शीर्ष लंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु हमारा क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है ना। ध्यान रखना है हमें, शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को वो हमारा लंब केंद्र कहलाता है। इस तरह से हमारा लंब केंद्र का निर्माण होता है। अगला हम सवाल देखेंगे। 182 नंबर का सवाल दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज कैसा है? एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज कितने एंगल का, मतलब उसका कोण कितना होता है? 90 डिग्री का समकोण वाला एंगल। दो न्यून कोण का अनुपात 3:2 है, तो छोटा न्यून कोण ज्ञात कीजिए। जैसे समकोण त्रिभुज है उसमें दो न्यून कोण, एक समकोण त्रिभुज है तो दो कोण न्यून कोण ही होंगे, है ना। एक कोण यदि 90 डिग्री का हो गया तो दो कोण न्यून कोण ही होंगे, क्योंकि अन्य दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री से कम जो कोण बनते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं। तो ये कोण और ये कोण, जैसे इनका अनुपात दे रखा है 3:2, तो हम क्या करेंगे? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एक हो गया 90 प्लस एक हो गया 3, इसको x मान लेंगे, एक हो गया 2 और इसको x मान लेंगे, मतलब इस अनुपात को हम x में कन्वर्ट कर लेंगे। टोटल यहाँ हो गया 180, इनको जोड़ देंगे। जैसे 90 इधर आ जाएगा तो 90 बचेगा, और ये हो गया 5x, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा? 18 5 90, तो x की वैल्यू हो गई 18। अब हमसे क्या पूछा है कि छोटा कोण कितने डिग्री का है ना। ये छोटा न्यून कोण पूछा है हमसे, तो छोटा का अनुपात क्या है? छोटे का अनुपात है 2, तो 18 दूनी 36 हो गया, और बड़े का अनुपात क्या है? 3 है, तो 18 54 बड़ा हो गया। हमारा छोटा कोण कितना हो गया? 36 डिग्री का। तो ये ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर
सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे 183 वाला दे रखा है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। संख्याओं का अनुपात कितना है हमारा, 3 और 5 का अनुपात है और उनका अंतर 18 है। मतलब रियल नंबर जो अंतर है वो कितना है, 18 है, और यहाँ अनुपात में इनका अंतर निकालेंगे हम तो कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब संख्याओं का जो अनुपात का अंतर है वो 2 है और उनका रियल नंबर का अंतर 18 है। तो बड़ी संख्या हमसे पूछी है, तो इन दोनों की तुलना कर लेंगे भाई। ये भी अंतर है और ये भी अंतर है, तो 1 बराबर 9 हो जाएगा। अब हमसे पूछा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है, बड़ा अनुपात क्या है, 5, तो 9 5 45 हो जाएगी हमारी बड़ी संख्या। और छोटी संख्या यदि पूछता तो कितना हो जाता, 9 3 27। तो यहाँ हमारा 45 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। ये बड़ी संख्या हो गई, ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे 184 वाला दे रखा है हमें, एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर होता है ना। वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर होता है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा है। जैसे हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, रियल वैल्यू, तो हम जैसे ये हमारा वृत्त है, इसकी त्रिज्या हम मान लेंगे कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। 7 इसलिए माना हमने कि जो हमारे पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, बटे में हमारा 7 आता है, तो ये 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा और हमारी रियल वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हमारा जैसे वृत्त का परिमाप कितना होता है, वृत्त का परिमाप ये होता है 2πr, है ना। तो 2 गुणा 22/7 और आर हमारा कितना है, आर हमारा है 7, और वर्ग का परिमाप होता है 4a, 4 गुणित भुजा। वर्ग का परिमाप होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, है ना। तो ये हो गया 4, भुजा को हम a मान लेते हैं, है ना। तो हमारी यहाँ से जो वर्ग है, ये वर्ग है, वर्ग की भुजा मिल जाएगी। इसकी तो भुजा हमने मान ली है, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से इस 4 को कैंसिल कर लेंगे 2 बार, और 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो 11 बार। हमारा जो a है वो कितना मिल गया, हमें 11 मिल गया। मतलब हमें वर्ग की भुजा कितनी मिल गई, 11 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए हमें, इसको मैं यहाँ रखता हूँ a बराबर 11, है ना। अब हमें क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तो क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², और वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा का वर्ग। मतलब भुजा हमने मानी है a, तो a का वर्ग लगा लेते हैं। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू आर क्या है हमारा, आर है हमारा 7, तो 7 गुणा 7 कर लेंगे, और इधर a क्या है 11 निकला है, तो 11 गुणा 11 हो जाएगा। अब इनको सरल कर लेंगे, 7 से 7 को काट लिया हमने, 11 से इसको काट लिया, 2 बार गया, 11 दूनी 22, इधर हो जाएगा क्या बचा हमारे पास, 7 और 2, 7 और 2 14, और इधर बचा हमारे पास 11। तो ये हमारा अनुपात मिल गया क्षेत्रफल का 14:11। ऑप्शन बी वाला हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। हमें जो क्या बताया है उसने कि वृत्त और वर्ग का परिमाप बराबर है, तो हमने ये परिमाप यहाँ पर दोनों के बराबर रख लिए, हमने एक वैल्यू मान ली। हमें इसको सॉल्व करने के लिए रियल वैल्यू कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी, तो हमने मान ली, ऐसी संख्या मान ली जो 7 से विभाजित हो जाए, क्योंकि हमारा पाई का मान 22/7 होता है। इस तरह से हमने इन दोनों के जो परिमाप को बराबर रख के और वर्ग की भुजा निकाल ली। फिर वर्ग की भुजा मतलब क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा लिया हमने, ये होता है हमारे वृत्त का क्षेत्रफल और ये है वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल को बराबर रख के उनका अनुपात निकाल लिया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा, 14:11, ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे 185 वाला। सवाल दे रखा है 2y - 3y + 12y + 10 बराबर 21 है, तो y का गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, y का गुणांक ज्ञात करना है। जैसे ये इक्वेशन दे रखी है, यहाँ y की 3 वैल्यू है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये 12 और 2 हो जाएगा 14, और 14 में से 3 गया तो 11y, है ना, प्लस 10। 10 को उधर भी ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही रख लो, हमें सिर्फ y का गुणांक चाहिए। तो y का गुणांक क्या हो गया हमारा 11, y का गुणांक हमारा क्या हो गया यहाँ पर 11, है ना। गुणांक से मतलब y के जो गुणा में है वो, ये इसका गुणांक हो गया, है ना। तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे 186 वाला है, वर्ग के विकर्ण और वर्ग की भुजा का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे एक वर्ग हमने बना रखा है ABCD, है ना। वर्ग क्या होता है, वर्ग के चारों शीर्ष
समकोण होते हैं, मतलब ये जो शीर्ष है ये क्या होते हैं, समकोण होते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। वर्ग की प्रॉपर्टी, हम सबसे मेन प्रॉपर्टी ये ध्यान रखना है कि वर्ग के चारों शीर्षों पर समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसके विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। इस तरह से ये, अब जैसे हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल यदि हमें विकर्ण दे रखा हो तो उस कंडीशन में, जैसे मैं पिछले वीडियोस में भी आपको सोल्व करवाया था, यहाँ में मैं सोल्व करवा देता हूँ। जैसे हमने मान ली इसकी भुजा ए है ना, तो चारों भुजाएं ए हो जाएगी और एक विकर्ण हमने ये बना लिया इसका ए सी। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट होती है। जैसे यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे, तो ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग बराबर ये मतलब जो आधार और लंब और ये कर्ण हो जाएगा। समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गया एसी, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब प्लस आधार का वर्ग, तो ये हो गया 2a का वर्ग बराबर एसी को हम मान लेंगे डी, मतलब डायगोनल, डी डी फॉर डायगोनल विकर्ण होता है हमारा, है ना, तो ये डी स्क्वायर हो गया, मतलब ये हमारा फार्मूला बन गया। अब कह रहा है ये कि वर्ग के विकर्ण और वर्ग की भुजा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जैसे हमारे कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, कोई नंबर मान लेंगे। जैसे हमने मान लिया ए कोई साइड है, उसको हमने मान लिया 2 सेंटीमीटर है, तो ए की वैल्यू हम रख देते हैं 2, है ना, तो ये हो गया हमारा 2 गुणा 2 का वर्ग कितना 4 बराबर डी स्क्वायर। तो ये वर्ग हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा, तो ये हो गया 8, 8 का रूट लग गया, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2√2। अब मैंने क्या करा, जैसे विकर्ण और वर्ग की भुजा का अनुपात पूछा है तो विकर्ण हमारा निकल गया कितना 2√2, वर्ग की भुजा हमने कितनी मानी थी 2, अनुपात हमसे पूछा है तो 2 से 2 को काट के सरल कर लेंगे, तो ये हो गया √2:1, मतलब हमारे विकर्ण और वर्ग की भुजा का अनुपात कितना आ गया √2:1। इस तरह से हमारा ये सवाल का ऑप्शन बी वाला उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे 187 वाला, प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये हमारे विलियम किलपैट्रिक महोदय जो है, इन्होंने प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया था, है ना, इसके बारे में मैंने ये डिटेल भी लिख रखी है। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन विलियम हर्ड किलपैट्रिक ने किया था, हालांकि इसकी मूल अवधारणा जॉन डेवी ने दी थी, है ना। जॉन डेवी कौन थे, जो किलपैट्रिक के गुरु थे, मतलब डेवी के शिष्य कौन थे, ये किलपैट्रिक, है ना, ध्यान रखना है। यह एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है। जो प्रोजेक्ट विधि है क्या है, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है। इसमें छात्र वास्तविक दुनिया के कामों में शामिल होते हैं। जो भी प्रोजेक्ट वर्क रहता है उसे जब बच्चा करता है तो वो वास्तविक दुनिया के कामों में शामिल होता है, अपने सीखने की जिम्मेदारी लेते हैं। इस विधि में शिक्षक मार्गदर्शक का काम करते हैं। जैसे बच्चे प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं तो शिक्षक क्या काम कर रहे हैं, वहाँ पर मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। इसमें छात्र किसी समस्या को प्रोजेक्ट के जरिए हल करते हैं। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जब बच्चा करता है, स्वयं के हाथों से करता है, तो उसे क्या होगा, प्रत्यक्ष अनुभव होगा, वो प्रत्यक्ष सीखेगा। यह विधि प्रगतिवाद के दर्शन पर आधारित है। जो प्रगतिवाद है, जो मतलब शिक्षा के अलग अलग वाद हुए थे, उस तरह से ये प्रगतिवाद के दर्शन पर आधारित है। इसका मकसद छात्रों को आजाद से सोचना है, मतलब खुले विचार से इसमें सोचना सिखाना है बच्चों को। इसमें चुनौती, सफलता, कुशल सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें खोजी कौशल, मतलब बच्चे में खोज करने का जो कौशल है वो विकसित किया जाता है। सामाजिक संपर्क को बढ़ावा मिलता है इस विधि से। तो इस तरह से हमने जो है विलियम किलपैट्रिक द्वारा प्रोजेक्ट विधि का जो प्रतिपादन किया है उसके बारे में कुछ चर्चाएं की, है ना। आगे का हम सवाल देखते हैं। उन विधियों का उपयोग जिनमें शिक्षार्थी की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल हैं। इसका एक उदाहरण है, मतलब क्या कर रहा है कि शिक्षार्थी स्वयं पहल कर रहा है और प्रयास कर रहा है। तो इस तरह की विधि होगी जो विद्यार्थी केंद्रित विधि होगी, मतलब विद्यार्थी उसमें केंद्र में होगा क्योंकि वो स्वयं उसमें प्रयास कर रहा है और पहल कर रहा है ना। तो ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता ये नहीं होगा। निगमनात्मक विधि ये भी नहीं होगा। इसमें नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं हम, है ना। और शिक्षार्थी केंद्रित विधि, तो बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शिक्षार्थी केंद्रित जो मेथड होती है, लर्नर सेंटर जो मेथड होती है, उसमें क्या होता है, बच्चा पहल और प्रयास शामिल होता है। वो पारंपरिक तरीका, जैसे क्या होता है, बच्चा कोई भी प्रोजेक्ट वर्क हम कर रहे हैं या कुछ भी गतिविधि कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने हमारे स्कूल के पार्क में जो बगीचा है, मतलब पार्क है,
उसमें क्यारियां बनाई हैं, तो उसमें हम गार्डनिंग कर रहे हैं, कुछ निदाई गुड़ाई कर रहे हैं, तो उसमें बच्चा पहल कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो वहाँ क्या है, बच्चा केंद्र में है, मतलब वो खुद प्रयास कर रहा है, चीजों को सीख रहा है, पौधों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो इस तरह से उसमें विद्यार्थी केंद्र में है। इस तरह से ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे 189 वाला, निम्न में से कौन सी गणित पढ़ाने की विधि नहीं है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, नहीं वाला जो है पूछा है हमसे, तो ये अनुमानी विधि, परियोजना विधि, वेधशाला विधि या व्याख्यान विधि। तो ये व्याख्यान विधि जो होती है ये गणित पढ़ाने के लिए नहीं होती है, इसे हम इतिहास, है ना, इतिहास में या राजनीति में, इस तरह के जो विषय रहते हैं उनमें यूज कर सकते हैं, लेकिन गणित में हम व्याख्यान के द्वारा नहीं पढ़ा सकते। तो हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे। सवाल दे रखा है, किसी भी कक्षा की परीक्षा का औसत स्कोर निम्न का परिणाम होता है। कक्षा की जो परीक्षा होती है उसका औसत क्या है। तो औसत मैंने आपको सवाल के द्वारा भी बताया था, क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसको हमें इसने पेडोलॉजी के फॉर्म में दे दिया, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, है ना, ध्यान रखना है आपको। तो सभी अंकों के योग को अंकों की संख्या से विभाजित करना, तो बिल्कुल यही हो जाएगा, अंकों के योग को अंकों की संख्या से विभाजित करना। तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, है ना। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो सीधा सीधा फार्मूला है। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक सवाल रखते हैं, आगे के वीडियो में हम आगे सवाल सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह आप जरूर कीजिए, और ये सुपर फास्ट जो क्लास है हमारी देखते रहिए।